तो चलिए बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, कार्नोट इंजन, आइडियल इंजन। तो कार्नोट ने एक इमेजिनरी इंजन, एक इंजन इमेजिन किया था जो इमेजिनरी है। उसने ऐसा इंजन लिया था, एक यहाँ पर स्टैंड इमेजिन किया था जो फुली इंसुलेटर था। यहाँ पर एक सोर्स यूज किया था जो इनफाइनाइट हीट दे सकता है, इसको बोला उसने सोर्स। और यहां पर जो था वो सिंक है जो जिसको इनफाइनाइट हीट जो है रिजेक्ट किया जा सकता है। यहां पर होता है सिलेंडर, ये सिलेंडर का पिस्टन, और इसमें ये था आपका बेस। यहां पर उसने यूज की थी आइडियल गैस जो होती नहीं है, पूरा इमेजिनरी इंजन है। ये पिस्टन और पिस्टन से कनेक्ट थी यहां पर क्रैंक रॉड, और क्रैंक रॉड से कनेक्ट था एक व्हील इस तरीके से। तो बच्चों इस तरीके से कार्नोट इंजन जो था इसमें मेन 4 पार्ट्स थे: सोर्स, सिंक, सिलेंडर, पिस्टन और ये इंसुलेटिंग स्टैंड जो फुली इंसुलेटर था। अब उसने ऐसा इंजन इमेजिन किया कि यहां पर जो सिलेंडर पिस्टन है, इस सिलेंडर को उठाकर यदि यहां रखा जाए तो उसका सोचना था कि बिल्कुल भी वर्क नहीं करना पड़ेगा। इसको उठाकर यहां रख दें तो ये जो बेस है फुली कंडक्टर था, तो सोर्स से जो हीट है वो कहाँ जाएगी? आइडियल गैस को मिलेगी। जब इसको उठाकर यहाँ रख देंगे तो सोर्स क्या देगा? हीट देगा। ये हीट किसको मिलेगी? आइडियल गैस को। ये हीट जो है वो किसको मिलेगी? आइडियल गैस को। तो जब आइडियल गैस को हीट मिलेगी तो डेफिनेटली गैस का क्या होगा? एक्सपांशन होगा। जब गैस का एक्सपांशन होगा तो इस पिस्टन के ऊपर फोर्स लगेगा जिससे पिस्टन धीरे धीरे ऊपर जाएगा। स्लो प्रोसेस होगी, स्लो एक्सपांशन। और आपको मालूम है स्लो एक्सपांशन का मतलब आइसोथर्मल एक्सपांशन। तो जब ये पिस्टन ऊपर जाएगा तो क्रैंक रॉड के थ्रू ये व्हील रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। फिर उसने उठाकर, जब ये हीट मिल गई तो उठाकर इस सिलेंडर को उठाकर इस स्टैंड पर रख दिया। अब यहां हीट तो मिलना बंद हो गई है, हीट में कोई चेंज नहीं, और ये पिस्टन जो है पूरी अपना स्पीड पकड़ चुका है, तो बहुत फास्ट एक्सपांशन स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि उसको हीट मिल चुकी है। तो यहां जाएगा पिस्टन, यहां से यहां जाएगा, ये व्हील जो है वो रोटेट करेगा। अब जब ये पूरा रोटेट कर लिया, मतलब पूरी एनर्जी मिल गई, तो फिर इस पिस्टन के वेट की वजह से और क्रैंक रॉड के फोर्स की वजह से ये पिस्टन फिर नीचे डाउनवर्ड आना चालू होगा, मतलब कॉम्प्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। जब कॉम्प्रेशन स्टार्ट होगा तो स्लो स्टार्ट होगा क्योंकि अंदर गैस के पास बहुत एनर्जी है, हमने उठाकर यहाँ पर सिंक पर रख दिया। ये पूरी की पूरी जो एनर्जी है वो इसके थ्रू, इस गैस की बेस के थ्रू सिंक को मिलना चालू हो जाएगी, और ये पिस्टन स्लोली धीरे आएगा, मतलब स्लो कॉम्प्रेशन। स्लो कॉम्प्रेशन मतलब आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन। उसके बाद जब ये पिस्टन नीचे आने लगेगा, स्लो आने लगेगा, यहां पर आपने रख दिया है, फिर उठाकर हम इसको यहां रख देंगे, तब तक ये पिस्टन स्पीड पकड़ चुका है और फास्ट कॉम्प्रेशन होगा, बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस होगा। तो इसका मतलब है कि कार्नोट में फास्ट कॉम्प्रेशन का मतलब एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन। तो इस तरीके से जो कार्नोट है उसने 4 साइकिल इमेजिन किए। पहला साइकिल, फर्स्ट साइकिल, जिसको हम लोग बोलते हैं आइसोथर्मल एक्सपांशन। सेकेंड, जब ये फास्ट जाने लगा तो उसको बोलते हैं एडियाबेटिक एक्सपांशन। थर्ड,
जब आपने उठाकर यहां रखा, पिस्टन नीचे आने लगा, हीट मिलने लगी सिंक को, तो इसको अपन बोलेंगे आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन। फिर उठाकर हमने सिलेंडर पिस्टन को यहां पर रख दिया, पिस्टन फास्ट आने लग गया, गैस कंप्रेस होने लग गई फास्ट, उसको बोलते हैं एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन। इस तरीके से कार्नोट इंजन में 4 साइकिल्स होते हैं। अब बच्चों हमको देखना पड़ेगा इस कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी, पर उससे पहले हम ग्राफ यदि ड्रॉ करें तो इस तरीके से ग्राफ बनेगा, इंडिकेटर डायग्राम, प्रेशर वॉल्यूम। ये मान लीजिए स्टार्टिंग पोजीशन है जब इसके पास एनर्जी थी A पॉइंट, फिर ये ऐसा आइसोथर्मल एक्सपांशन, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, स्लो हुआ है इसलिए स्लोप कम होगा, बाद में फास्ट एक्सपांशन हुआ तो इसलिए अपन इसको ऐसा शो करेंगे BC। उसके बाद कॉम्प्रेशन हुआ है, स्लो हुआ है इसलिए CD, और फिर ये हो जाएगा DA। तो यहां पर साइक्लिक प्रोसेस है ये जो आइसोथर्मल एक्सपांशन मैंने बताया उसके लिए यहां पर आप देखें तो ये AB ग्राफ है, AB कर्व है। बाद में आपने देखा एडियाबेटिक, उसके लिए BC कर्व है, BC कर्व। उसके बाद नेक्स्ट आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन, तो आप देख रहे हैं ये C से D पर आया है, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, तो यहां पर यदि अपन बात करें तो ये हुआ आपका आइसोथर्मल एक्सपांशन AB, फिर BC, फिर CD और फिर DA। ये 4 साइकिल्स होंगे। तो यहां पर थर्ड जो आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन आपको दिख रहा है, इसमें ये CD, C से D, तो यहां पर आप बोलोगे CD कर्व, और उसके बाद एडियाबेटिक तो ये जाएगा DA कर्व। तो इस तरीके से 4 साइकिल्स होंगे इसमें। अब यहां पर हमको यदि एफिशिएंसी फाइंड करना है तो सबसे पहले आप देख लीजिए एनर्जी जो मिल रही इंजन को वो इस आइसोथर्मल एक्सपांशन के केस में ही मिल रही है, इनपुट कहलाएगा ये। तो अपन फर्स्ट देखेंगे फिर आइसोथर्मल एक्सपांशन, मतलब AB कर्व। अब यहां पर A के करस्पॉन्डिंग मान लीजिए प्रेशर कितना है P1, वॉल्यूम V1, तो ये P1 हो गया और इसके करस्पॉन्डिंग ये वॉल्यूम हो गया V1। फिर ये AB कर्व, तो यहां पर जाकर प्रेशर कितना हो गया, चेंज हो जाएगा, मान लीजिए P2, वॉल्यूम कितना हो गया V2। और टेम्परेचर की जहां तक बात है, सपोज T1, तो टेम्परेचर यहां भी कैसा मेंटेन रहेगा T1, क्योंकि कौन सा एक्सपांशन है, आइसोथर्मल, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, इसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। फिर नेक्स्ट जो मैंने बताया आपको BC कर्व, जब C पर आया यहां पर तो देखिए प्रेशर चेंज हो गया है, कम हो गया है, P3, वॉल्यूम बढ़ गया है V3, और टेम्परेचर T1 से कितना हो गया है T2, क्योंकि एडियाबेटिक एक्सपांशन है तो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। फिर यहां से C से जब D पर आए तो प्रेशर सपोज P4, वॉल्यूम सपोज V4, लेकिन टेम्परेचर कैसा रहेगा T2, कि क्या है ये आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा इसमें। फिर जब D से यहां पर गए D2A, एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन, तो प्रेशर भी बदल गया, वॉल्यूम भी बदल गया और टेम्परेचर भी अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ गया ये।
तो इस तरीके से 4 साइकिल्स हैं बच्चों। अब यदि हम एफिशिएंसी फाइंड करना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमको नेटवर्क निकालना पड़ेगा अपॉन इनपुट जो हीट मिली है। तो हीट यहीं मिली है इसी केस में, और ये हीट होगी Q1, और यही हीट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वर्क में। और वर्क कितना होगा, तो डेफिनेटली आप यदि देखें ABCD आपने नेम दिया, इसको E बोल सकते हो, इसको F बोल सकते हो, इसको G बोल सकते हो, इसको H। तो AB कर्व जो है वो वॉल्यूम एक्सेस के साथ में जितना एरिया कवर हो रहा है ये पूरा वर्क होगा। मतलब एरिया AB और फिर F और E। और चूंकि आपने आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला डिराइव किया था तो अब यहाँ ड्राइव करने की जरूरत नहीं है। यदि n मोल्स है तो आप बोलोगे n इंटू आर इंटू टी इंटू लॉग V2 अपॉन V1। ये आपने फॉर्मूला डिराइव किया था। पर अब आपको मालूम है AB के लिए टेम्परेचर यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सेम है T1, तो यहाँ पर T1 जाएगा। लॉग फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल, तो फाइनल वॉल्यूम V2 है और इनिशियल वॉल्यूम V1 है। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका आइसोथर्मल एक्सपांशन में वर्क डन, और इसी कंडीशन में हीट जो है वो भी कंज्यूम की है आइडियल गैस ने। फिर नेक्स्ट सेकेंड वो हम लोग देखेंगे एडियाबेटिक एक्सपांशन। तो एडियाबेटिक एक्सपांशन इसमें वर्क डन W2, तो आपको क्लियर है BC कर्व है इसलिए वर्क डन ये पूरा होगा। तो क्या बोलोगे, एरिया BCGF इज इक्वल टू, यदि आप लोग याद करें तो इसमें मैंने आपको एडियाबेटिक एक्सपांशन में वर्क डन जो था वो डिराइव करवाया था डेफिनेटली R इंटू T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1। चूंकि n मोल्स के लिए तो आप NR लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं। फिर थर्ड नेक्स्ट आप देखेंगे तो आपको थर्ड साइकिल, थर्ड प्रोसेस पता है, वो है आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन। आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन। तो आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन में वर्क डन W3 इज इक्वल टू, फिर से यही फॉर्मूला आएगा NR इंटू, देखिए ये है कॉम्प्रेशन और आइसोथर्मल, सॉरी ये हो गया, हाँ ठीक है, ये आइसोथर्मल टेम्परेचर यहां से यहां तक कैसा है, सेम T2, C पॉइंट पे भी T2 और D पर भी T2, यहां से लेके पूरा T2। तो क्या बोलोगे, इज इक्वल टू एरिया कौन सा कवर करेगा ये, तो जाएगा DCGH ये वाला। तो एरिया हो जाएगा DCGH और इस वर्क की वैल्यू होगी N इंटू आर T2 इंटू लॉग, डेफिनेटली यहां पर वॉल्यूम V3 था और यहां पर V4, तो क्या बोलोगे आप, V4 अपॉन V3 फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल। ये कॉम्प्रेशन का केस है इसलिए इसमें वर्क कैसा होगा, नेगेटिव। एक्सपांशन में वर्क कैसा होता है, पॉजिटिव, कॉम्प्रेशन में नेगेटिव। फिर फोर्थ वो हो जाएगा आपका एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन। और एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन में आपको मालूम है यहां पर जो हमने ग्राफ शो किया है वो कौन सा ग्राफ है, DA ग्राफ, DA कर्व। जब फर्स्ट आइसोथर्मल एक्सपांशन था तो AB कर्व था, एडियाबेटिक एक्सपांशन BC कर्व। कौन सा कर्व, BC कर्व। जब आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन हुआ तो कौन सा कर्व, CD ग्राफ।
CD कर्व। अब एडियाबेटिक तो उसमें DA ग्राफ। अब इसमें यदि आप वर्क डन बोलते हैं W4 तो इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया DAEH, और ये आना चाहिए ये सेम जो आपने एडियाबेटिक में करा NR इंटू T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1, लेकिन नेगेटिव कॉम्प्रेशन का केस। तो इस तरीके से बच्चों जो कार्नोट साइकिल होते हैं उसमें ये डिफरेंट वर्क होते हैं। अब आपको बोला जाए नेटवर्क W, तो आप बोलोगे W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। तो इसके हिसाब से W इज इक्वल टू, जब यहां वैल्यू रखोगे तो आपको दिख रहा है यहां पर W2 और W3 इक्वल है, लेकिन प्लस और माइनस, इसलिए ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। सिंस W2 इज इक्वल टू ऑफ माइनस ऑफ W3। आपको दिख रहा है जितना वर्क डन यहां पर है उतनी वर्क डन यहां पर है, लेकिन एक प्लस और एक माइनस, तो कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर बचेगा W1 प्लस W4। अब एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू जाएगा नेटवर्क अपॉन इनपुट। ये इनपुट मतलब जो आपने हीट यहां पर इंजन ने फर्स्ट टाइम एब्जॉर्ब की थी। तो इसका मतलब है एफिशिएंसी इज इक्वल टू आ जाएगा W1 प्लस W4 अपॉन Q1 मतलब W1, क्योंकि यही Q1 तो W1 है। तो अब हम यहां से एफिशिएंसी जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर बच्चों मुझसे एक मिस्टेक हुई है, देखिए W2 और W4 इक्वल है, एक प्लस और एक माइनस, तो ये होना चाहिए था W2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ W4। तो W2 और W4 इक्वल है बच्चों, तो जब कैंसिल करेंगे तो यहां क्या कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा क्योंकि वो नेगेटिव है, ठीक है। तो यहां बचेगा W1 प्लस W3, तो एफिशिएंसी में यहां पर जाएगा W1 प्लस W3 अपॉन W। अब ठीक है, करेक्शन कर लीजिएगा। तो देखो बच्चों, एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या है, W1 प्लस W3 अपॉन W1। तो सेपरेट डिवाइड करोगे तो W1 अपॉन W1 प्लस W3 अपॉन W1, ये कैंसिल होकर हो गया 1, तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 प्लस, अब W3 की वैल्यू रख दो तो जाएगा माइनस n इंटू R इंटू T2 इंटू लॉग V3 अपॉन V4 डिवाइडेड बाय W1, ये लिखा है W1 n R T1 इंटू लॉग V2 बाय V1। तो डेफिनेटली n कैंसिल, R कैंसिल, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू जाएगा 1 माइनस T2 अपॉन T1 इंटू लॉग V3 अपॉन V4 डिवाइडेड बाय लॉग V2 बाय V1। ये हो गया बच्चों फर्स्ट। अब इसमें जो ये एडियाबेटिक प्रोसेस है, इसमें B पॉइंट और C पॉइंट को देखो आप। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में गैसेस पॉइजन्स लॉ फॉलो करती हैं। तो यदि हम लोग बोलते हैं एट B एंड C, तो जैसा आपका वो होता है ना PV गामा इज इक्वल टू K, मैंने बताया था एडियाबेटिक प्रोसेस में गैसेस क्या फॉलो करती है, पॉइजन्स लॉ। तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम पावर गामा, गामा मतलब Cp बाय Cv इज इक्वल टू K होता है। ऐसे ही TV गामा माइनस 1 इज इक्वल टू भी K होता है। टेम्परेचर इंटू वॉल्यूम टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यदि ये ऐसा होता है तो B पॉइंट पर आप देखो टेम्परेचर कितना है T1,
वॉल्यूम कितना है V2 गामा -1 इज इक्वल टू C पॉइंट, देखो ये एडियाबेटिक प्रोसेस ही है, एडियाबेटिक एक्सपांशन, ये B और यहाँ C पर टेम्परेचर देखो कितना है T2, वॉल्यूम कितना है V3 गामा -1। मतलब अपन देखें तो T1 अपॉन T2 की वैल्यू हमको क्या मिल गई, V3 अपॉन V2 पावर गामा -1। ये हो गया सेकंड। ऐसे यदि हम बात करते हैं एट D एंड A, क्योंकि ये भी एडियाबेटिक प्रोसेस ही है, एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन, तो D पर टेम्परेचर देखो कितना है और A पर कितना है। A पर टेम्परेचर है T1, वॉल्यूम है V1 गामा -1, जबकि यही चीज D पर देखो टेम्परेचर है T2 और वॉल्यूम V4, तो T2 V4 गामा -1। तो अब T1 अपॉन T2 कितना हो जाएगा, V4 अपॉन V1 पावर गामा -1, ये हो गया 3। अब 2 और 3 की हेल्प से लो तो आपको दिखाई दे रहा है बाय 2 एंड 3, बाय 2 एंड 3, तो यहां भी T1 अपॉन T2 है, ये भी T1 अपॉन T2, और ये है और ये है, तो आप क्या लिखोगे V3 अपॉन V2 पावर गामा -1 इज इक्वल टू, यहां लिखोगे V4 अपॉन V1 गामा -1। इसका मतलब है दोनों की पावर सेम है तो पावर अलग कर सकते हो, तो V3 अपॉन V2 इज इक्वल टू V4 अपॉन V1, राइट। इसका मतलब है क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसको तो ये ऐसा हो जाएगा V3 अपॉन V4 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1। अब दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, तो लॉग V3 अपॉन V4 इज इक्वल टू लॉग V2 अपॉन V1, राइट। तो ये इक्वल होता है और इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन रो, इस रो को बोलते हैं कॉम्प्रेशन रेशियो, कॉम्प्रेशन रेशियो। तो बच्चों अब यदि हम 1 में वैल्यू रख देंगे तो हमको एफिशिएंसी का फॉर्मूला मिल जाएगा, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1 इंटू 1 बाय रो 1 बाय रो, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, क्योंकि आपने देखा लॉग V3 अपॉन V4 भी कितना है 1 बाय रो और लॉग V2 अपॉन V1 भी कितना है 1 बाय रो। ये रो को अपन बोलते हैं कॉम्प्रेशन रेशियो। तो इसका मतलब है एफिशिएंसी का फॉर्मूला 1 माइनस T2 अपॉन T1। यहाँ T1 क्या है, टेम्परेचर ऑफ सोर्स, और T2 क्या है, टेम्परेचर ऑफ सिंक। तो इस तरीके से बच्चों कार्नोट इंजन जो है उसकी एफिशिएंसी का फॉर्मूला हम लोग डिराइव करते हैं, राइट। जल्दी से कॉपी कर लीजिए।